नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में आज हम लोग हिंदी गद्य के अंतर्गत पाठ 4 भारतीय संस्कृति गद्य की व्याख्या देखेंगे। विधा है भाषण का ये अंश है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाषण का अंश है। इस अंश में भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। इसमें असम एवं जैसलमेर की वर्षा के बारे में बताया गया है। लेखक ने गद्यांशों के माध्यम से भारतीयों की साहस, धैर्य एवं विषम परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता की विशेषताओं को बताया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। आप जब भी इस वीडियो को देखिए अपने किताब में पाठ 4 भारतीय संस्कृति जरूर खोल लीजिए, क्योंकि मैंने संकेतक के माध्यम से पढ़ाया है, किताब मैंने नहीं रखा है, आप किताब से मिलाते रहेंगे। तो देखिए पहला संकेतक हमारा है कोई विदेशी। उसके बाद देखिए 4 कोस पर बानी, यानी ये पूरा इतने का ही इसमें अर्थ है। तो आप जरूर मिलाते रहेंगे, जब आप अर्थ मिलाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि भारत एक विशाल देश है। यह अपनी जीवन शैली में, रहन सहन में विविधता देखने को मिलती है। यहाँ अलग अलग भाषा, जाति और धर्म की मड़ियों को एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति ही है। यदि कोई विदेशी हमारे भारत देश में आ जाता है और भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करे, तो हमारे देश की विविधता से भरी संस्कृति को देखकर इस भ्रम में पड़ जाएगा कि यह कोई एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। हमारे देश में बहुत अलग अलग राज्यों की संस्कृति और भाषा भी अलग है। हमारे देश में इतनी भिन्नताएं हैं कि किसी महाद्वीप में ही ऐसी भिन्नता दिखाई देती है। हमारे भारत में एक तरफ उत्तर, जहाँ बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, हिमालय की चोटियाँ हैं, तो वहीं दूसरी ओर जब दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो विशाल सागर है। बीच में समतल मैदान, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे दिखेंगे। पश्चिम से पूरब की तरफ जाने पर और भी अधिक भिन्नताएं मिलेंगी। हिमालय में बर्फ़ के कारण इतनी ठंड होती है कि लोग गर्म कपड़े और आग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। मैदानी भागों में तो गर्म लू चलती है। तो सागर के किनारे बसे कन्याकुमारी में ऐसा सुंदर मौसम होता है कि वहाँ न तो गर्मी लगती है और न ही ठंडी लगती है। वहीं असम में 300 इंच तक बारिश होती है और जैसलमेर में केवल 2 से 4 इंच की ही होती है। ऐसा कोई अनाज नहीं जो भारत में पैदा न होता हो। भारत में अनेक तरह के फलों का भी उत्पादन होता है तथा अनेक तरह के खनिज पदार्थ, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु भी पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों में उनके रहन सहन, खान पान और उनकी शारीरिक बनावट में भी अंतर देखने को मिलता है। लेखक का मानना है कि वैज्ञानिक सिद्धांत यही है कि वातावरण का प्रभाव मनुष्य के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। भारत की प्राकृतिक विविधता का वहाँ के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, शरीर पर खूब प्रभाव पड़ा है। भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों में यह विविधता देखने को मिलती है। यहाँ लोग अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं। यहाँ बोलियाँ तो इतनी बोली जाती हैं कि उनकी कोई गिनती करना संभव ही नहीं है। इसी संबंध में एक कहावत प्रचलित है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। अर्थात पानी तो हर कोस पर बदलता है, लेकिन जो बोली है वो 4 कोस पर बदल जाती है। उसके बाद देखिए अगला संकेतक है भिन्न भिन्न धर्मों, वहाँ से लेके दौरी जमा हमारा। भारत में हिंदू धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं, लेकिन अन्य धर्मों के लोग भी मिल जाएंगे। जिस प्रकार यहाँ भारत में बोलियों की गिनती नहीं की जा सकती, उसी प्रकार यहाँ के धर्मों एवं संप्रदायों को भी गिना नहीं जा सकता। यहाँ अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग मिल जाएंगे। भारत के विभिन्न राज्यों की विभिन्नता को देखकर कोई भी अजनबी व्यक्ति भारत को देश नहीं बल्कि देशों का समुच्चय मान सकता है।
ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन जब गहराई में देखा जाएगा तो पता चलेगा कि सबने एक मिश्रित होकर विराट भारतीय संस्कृति की उच्चता को और अधिक गौरवशाली बनाया है। जिस प्रकार विभिन्न फूलों को गूंथकर सुंदर हार तैयार किया गया हो, जिसे कोई भी अलग न कर सके, ऐसी ही हमारे देश की संस्कृति है, जो दिखाई तो देती है अलग अलग, लेकिन सभी भाईचारे रूपी माला में गुथे रहते हैं। भारत की पुरंगी एकता एवं संस्कृति में व्याप्त एकता किसी कवि की कल्पना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से विद्यमान है। अलग अलग अस्तित्व रखने वाले जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल समुद्र के रूप में व्याप्त है। कहने का अर्थ यह है कि विभिन्न झरनों और नदियों के उद्गम स्थल अलग अलग होने पर भी उसका जल दूर से आकर सागर में समा जाता है और उनका संगम सागर कहलाता है। उसी प्रकार भारत में अनेक विचारधाराओं के लोग रहते हैं और विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के झरने हजारों वर्षों से भारत में आकर मिलते रहे हैं। इन सब के मिलने से ही भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। इसी सागर को भारतीय संस्कृति भी कहते हैं। भारत ने तरह तरह के संकट झेले हैं। भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। न जाने कितनी बार इस देश पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण किया गया और अनगिनत बार यह देश आक्रमणकारियों की धर्मांधता का शिकार हुआ। भारतीय संस्कृति का अमृत तत्व ही है जो हमारे अस्तित्व को कायम किए हुए है। भारतीय संस्कृति अनेक थपेड़ों को बर्दाश्त करती हुई आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। कवि इकबाल ने कहा है, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इसके बाद देखिए अगला संकेतक है, यह एक नैतिक, वहाँ से लेके अधिक व्यापक है। आप अपनी किताब में ज़रूर देख लीजिएगा और निशान बना लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। उस प्रवाह को हमने अपने बीच साकार रूप में चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। उस प्रवाह ने हमें अमरता प्रदान की है तथा हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी किया है। महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष ने भारत को उसकी अमरता का फिर से ध्यान कराया है, जिससे शिथिल पड़े भारत में एक बार फिर से नौ प्राणों का संचार हो उठा। ऐसा प्रतीत होने लगा कि हमारे शरीर की सूखी हड्डियों में नवीन मज्जा भर आई और निराशा से मुरझाए हुए हमारे मन में आशा का संचार हो गया। एकता की भावना ही हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। सत्य और अहिंसा प्राणियों के लिए आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नति और विकास चाहता है। उन्नति को प्राप्त करने के लिए वे आपस में संघर्ष करते हैं। इन संघर्ष को दूर करने के लिए अहिंसा आवश्यक है। हमारी भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा अहिंसा ही है। अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है और हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। स्वार्थ के दुष्परिणाम होते हैं व्यक्ति व्यक्ति के बीच, समाज समाज के बीच, देश देश के बीच विरोध पैदा स्वार्थ के कारण ही होता है। हमारी संस्कृति का मूलाधार अहिंसा है, जिसका दूसरा नाम त्याग है। हमारे ऊपर अनेक प्रकार की प्राकृतिक और मानवकृत आपदाएं आईं, जिसका हम भारतीयों ने डटकर मुकाबला किया। हमारे देश में अनेक आक्रमणकारी आए और गए, अनेक संप्रदायों का उत्थान पतन भी हुआ। हम विदेशियों द्वारा दबाए और कुचले भी गए। हमारे ऊपर प्रकृति और मानव ने अनेक संकट खड़े किए, फिर भी हम यथावत बने रहे। हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रही। हम अपने दुर्दिनों में भी इस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके, जिनका विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ तथा क्रांतिकारी, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विद्वान कवि और अरविंद रमन जैसे लोगों का जन्म हुआ, जो सारे संसार के लिए आदर्श बन गए। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां समाप्त हो गईं, हमारी नैतिक चेतना ऐसे आधार पर टिकी है जो पर्वतों से भी अधिक मजबूत है।
अगला संकेतक है दूसरी बात जो, वहाँ से लेकर के वर्तमान रहेगा ही। हमारे देश के प्राण व जीवन रेखा देश में व्याप्त सामूहिक चेतना है। अब हमें अपने देश भारत में उन अन्यायों को दोहराना नहीं है जो समाज में संघर्ष को जन्म देते हैं। हमें अपनी ऐतिहासिक, नैतिक, सांस्कृतिक चेतना के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है। हमारे अंदर कल्याण की भावना न होकर जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। देश में अन्याय एवं या अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी से समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। समाज के कल्याण की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए, तभी भारतीय संस्कृति पर आधारित आर्थिक ढांचा निर्मित हो सकेगा। हम जो भी धन अर्जित करें उसके मूल में लोक कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए। अन्यायों एवं अत्याचारों को रोकने का प्रमुख उपाय यह है कि हमारे अंदर व्यक्तिगत लाभ की भावना के स्थान पर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना मुख्य होनी चाहिए। आज विज्ञान, अगला संकेतक देखिए, आज विज्ञान से लेकर के प्रेरक शक्ति हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, इसलिए इसको ध्यान से मिलाइएगा आप लोग। आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत एवं अतुल शक्ति दे रहा है, जिसका उपयोग व्यक्ति व समूह के उत्थान व पतन के लिए होता रहा है। हमें जन कल्याण की भावना को जागृत करना ही होगा। नैतिक अंकुश के बिना विज्ञान की शक्ति मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकती, क्योंकि वह शक्ति के बल पर दूसरों के अधिकार का हनन करके उनसे सब कुछ छीन लेना चाहता है। धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, उचित, अनुचित का नैतिक अंकुश उसे ऐसा करने से रोकता है। इसी डर से विज्ञान की शक्ति का उपयोग सीमित मात्रा में करता है और उसका नियंत्रण इस प्रकार करता है कि उसका विनाश के लिए उपयोग न किया जा सके। लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति के समन्वय के अलावा एक बात यह भी है कि विचार करने योग्य कि भारत की प्रादेशिक भाषाओं का ज्ञान कैसे दिया जाए। वर्तमान में भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर कृतियों का स्वाद को संपूर्ण भारत को चखाने के लिए उसका देवनागरी हिंदी में विभिन्न साहित्यिक संस्थानों को प्रकाशन कराना चाहिए। इससे सभी लोग इन भाषाओं का लाभ ले सकेंगे। भारत की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। दूसरी तरफ एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो इन सभी भाषाओं के आदान प्रदान के अनुवाद को माध्यम से कर सके। ऐसी कोई संस्था सृजित हो जाती है तो इससे साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और तभी अच्छे साहित्य की रचना संभव हो सकेगी। साहित्य भी संस्कृति का एक रूप है। इसके अलावा नृत्य, गान, चित्रकला व मूर्तिकला आदि इसके दूसरे रूप हैं। भारत में एकता का प्रदर्शन इन्हीं सब कलाओं से होता रहा है। भारत के विषय में शाहजहां ने भी एक भवन पे लिखवाया है, यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा जब पृथ्वी पर स्वर्ग तभी स्थापित होगा जब भूमंडल के सारे मानव अहिंसा, सत्य, सेवा को अपना आदर्श मानेंगे। हमें अपने धरती को स्वर्ग बनाए रखना है तो पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा के माध्यम से स्वर्ग बनाना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।